रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बेसिस पढ़ा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या देखा था, ठीक है ना। सर रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। सर अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम+2 आयंस, दैट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम containing 2 protons and 2 neutrons and no electrons are present, right? So he took a source of alpha particles and that source was radium. Source was radium, and this radium was present inside lead blocks. This whole setup is known as a radium gun. This whole setup is known as radium gun, ठीक है। And this radium gun is a source of alpha particles, and then this is known as a radium gun. And from this radium gun, the alpha particles, the stream of alpha particles which are bombarded or projected towards a thin gold foil of thickness 100 nanometer, and after striking these alpha particles on the surface of this thin gold foil, they get scattered in different direction। देखिए एक और मजे वाली बात बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे पता है ये जो थिन गोल्ड फॉइल पे इसने अल्फा पार्टिकल्स डाले, आपने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल 99% इससे अनडिफ्लेक्टेड पास हुए। अब ये गोल्ड फॉइल में एटम्स प्रेजेंट थे और एटम्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो रेस थी वो बिल्कुल क्रॉस कर गई। सर इसका मतलब ये होता है कि एटम्स के अंदर हमेशा एटम्स के बीच में खाली जगह होती है, हमेशा होगी। कभी भी किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज़ का पैकेज 100% नहीं होता, एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जगह बचता है। और जब कुछ ना कुछ जगह बचता है तो लाइट अपनी जगह ढूंढ लेती है, लाइट हमेशा अपनी जगह ढूंढ लेगी और क्रॉस कर लेगी। इस पूरे एटम से पूरे के पूरे जो भी आपका एलिमेंट था, जितना भी आपने ले रखा था, इससे क्रॉस कर लेगी, क्योंकि एटम के बीच में हमेशा क्या बचेगा, जगह बचेगा। और वो जो जगह बचेगा वहाँ से लाइट क्रॉस कर सकती है, लाइट आराम से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद इसने क्या देखा, सर आफ्टर स्ट्राइकिंग दोज अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल दे गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, and alpha particles when struck on the screen which is made up of zinc sulfide, it produces scintillation. A flash of light was seen on the screen चमकना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इससे क्या ऑब्जर्वेशन क्या किया इसने, इससे सर इसने ये ऑब्जर्वेशन किया that 99% of the alpha particles were passed undeflected. Less than 1% of the alpha particles which passed near to the center felt deflection by a certain angle, small angle से deflect हुए, and 1 in 20,000, कितना 1 in 20,000, ठीक है ना, 1 in 20,000, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर रेशो निकालूं मैं तो कितना, 1:20,000। 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आया, 180 पे वापस आया। कितने पे, 180 पे वापस आ गया, ध्यान से 180 पे वापस आ गया। ओके जी, ये कुछ चीज़ें थी जो इसने देखी थी, ये मैं लिख भी ना, बहुत ईजी सी बात है। अच्छा, इन चीज़ों को देखने के बाद इसने क्या कंक्लूजन निकाला, इनको देखने के बाद क्या कंक्लूजन इसने निकाला, या क्या इसके अचीवमेंट्स थे, या क्या इसके सिग्निफिकेंस थे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके, अच्छा, कहता है क्योंकि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल एटम से क्रॉस कर गए, गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कहता है इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस, दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, पहला कंक्लूजन क्या होगा, सिंस 99% या नियरली 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were passed undeflected, were passed undeflected. That means majority of the space inside atom is empty. Inside atom is empty. इसका मतलब मेजॉरिटी में स्पेस क्या है, एम्प्टी है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, नॉन एज, क्या पढ़ते हैं उसको, नॉन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, नॉन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, उसको हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। जो एम्प्टी बचेगा दैट इज नॉन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ये पहला कंक्लूजन इसने यहाँ से निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन देखिएगा। दूसरा कंक्लूजन ये था क्योंकि इसने ये देखा कि सर कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिला जो सेंटर के पास से होके गुजरे। अब देखना ध्यान से, अच्छा, वो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के पास से होके गुजरे या जो सेंटर पे पड़े, उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब मुझे पता है जो अल्फा पार्टिकल ये डायरेक्ट करवा रहा था, प्रोजेक्ट करवा रहा था गोल्ड फॉइल पे, उन पे कौन सा चार्ज था,
पॉजिटिव चार्ज। अब इसने दिमाग लगाया और ये सोचा, कहता इस पूरे एटम में 99% ऐसे ही पास हो गए, तो इसका मतलब 99% करीब करीब इतना स्पेस खाली है, इतना सारा स्पेस खाली है, और कुछ छोटे से वॉल्यूम में, अब बचा ही कितना, थोड़ा सा ही बचा, कहता कुछ छोटे से वॉल्यूम में, कुछ छोटे से वॉल्यूम में कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, एक बात, जिसमें सारा का सारा एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें सारा का सारा एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, प्लस साथ साथ में कहता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। उसके पास कौन सा चार्ज है? ऐसा क्यों कहा इसने? क्योंकि सर ये जो इस पे डायरेक्ट करवा रहा था रेज, उन रेज पे कौन सा चार्ज था? और कहता अगर सेंटर पे पॉजिटिव ना होता तो इनमें रिपल्शन ना होता, और रिपल्शन ना होता तो डिफ्लेक्शन ना होता। तो इसका मतलब सेंटर में कुछ ऐसा है जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको क्या नाम दे दिया इसने? न्यूक्लियस। सो कुल मिला के सबसे बड़ा अचीवमेंट इसका, जिसके लिए पूरी थ्योरी पढ़ी जाती है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की। और वो कैसे की इसने? अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था और जो सेंटर के आसपास से गुजर रहे थे या सेंटर पे पड़ रहे थे उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो कहता हाँ सेंटर पे ऐसा कुछ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मास भी बहुत ज़्यादा, लाइक जिसमें सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सारा का सारा मास। और ये हमें आज पता है कि पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस के पास ही होता है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, वो काउंट भी नहीं होता मास में, बिकॉज मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन इसने ये निकाला, दैट इज इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का ऑक्यूपाई कितना स्पेस कर रहा है, अगर इस हिसाब से चलें तो 1% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेस देन 1%। ठीक है ना? सो इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड heavy mass body is present, heavy mass body is present। बॉडी ऐसे समझना कि कोई मार के रखा हुआ है, वो डेड बॉडी ना, बॉडी समझ रहे हो ना? ठीक है, हैवी मास बॉडी इज प्रेजेंट, हैवी मास बॉडी इज नॉन एज उसको क्या पढ़ेंगे हम? न्यूक्लियस, नॉन एज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो भी बचा दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, राइट, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। इसके बाहर जो भी बचा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने कर दी। ओके, अच्छा तीसरी बात कहता है ये जो न्यूक्लियस का साइज या वॉल्यूम है ये एटम की वॉल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल है। So if we compare the volume of nucleus as compared to the volume of atom, then the volume of nucleus or the size of nucleus is negligible. It's just like a cricket ground and cricket ball. Cricket ball is just like the size or the volume of nucleus, and that cricket ground is the size of or volume of atom. तो बताइए कितना है? So cricket ground में cricket ball रख लीजिए, दूर से दिखेगा भी नहीं, इतना कम साइज, almost negligible। ठीक है, तो मैं तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? द वॉल्यूम। और एक बात मज़ेदार ये समझिएगा, हमेशा जब कभी भी आप न्यूक्लियस या एटम्स की बात करते हैं तो इनके वॉल्यूम्स की बात हमेशा करोगे, क्योंकि इनको हम स्फेयर मान के चल रहे हैं। 3D में बात करें लेकिन स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, तो वॉल्यूम की बात हमेशा करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, बहुत हल्की बात है। एटम की वॉल्यूम की तुलना में या एटम के साइज के तुलना में न्यूक्लियस का साइज कितना? निग्लिजिबल। न्यूक्लियस साइज कितना? निग्लिजिबल। ठीक है, मैं साथ में वैल्यूज भी लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम में मोटे मोटे पॉइंट आपको याद रखने, सो दैट आप बाद में लिख पाएँ। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निग्लिजिबल। ठीक है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रखने। अच्छा देखिए, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इफ द रेडियस ऑफ एटम if the radius of atom that is r atom is equal to 10 raised to minus 10 meters is equal to 10 raised to minus, ये जस्ट एक कंपैरिजन है, दिमाग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, then the radius of nucleus will be 10 raised to minus 15 meters, 10 raised to minus। अब मुझे बताइए क्या हर एक न्यूक्लियस का या हर एक एटम का साइज इतना होगा या रेडियस इतना होगा? नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। हर एक एटम का साइज अपना अपना, हर एक एटम के न्यूक्लियस का साइज अपना अपना। क्यों सर? किसी एटम में 1 प्रोटॉन है, किसी एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, और किसी एटम के न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन 100 न्यूट्रॉन है। तो बताइए क्या उनका साइज बराबर हो सकता है? नहीं, तो बात ही नहीं बैठती कि साइज बराबर हो। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का साइज अगर ये है तो ये सर, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। अदरवाइज हर एटम का साइज इतना हो या हर न्यूक्लियस का साइज इतना हो, ये बात थोड़ी ना सही बैठती है। इसका मतलब तो सारे सेम साइज के हुए, तो फिर पीरियोडिक टेबल में साइज बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यूक्लियस को एटम्स के साथ कंपेयर करूं, उस न्यूक्लियस को उसी एटम के साइज से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिव वैल्यू ये आते हैं। दोबारा सुनिएगा,
अगर एक पर्टिकुलर एटम को उसके न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर किया जाए तो साइजेस का कंपैरिजन ये आता है हमेशा, दैट इज 10⁻15 इज टू 10⁻−10। ये सबका नहीं है, ये हर एक एटम के कंपैरिजन साइजेस हैं, हर एक एटम का कंपैरेटिव साइज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंपैरिजन करने पे इतना ही वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम कितना 10⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना 10⁻15 और माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना कम, सही है। इसलिए ज्यादा साइज किसका है एटम का, और न्यूक्लियस का साइज उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, उसके साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए, अगर यहाँ से मैं इनके वॉल्यूम्स की बात कर लूँ तो मैं लिखूँ वॉल्यूम ऑफ एटम। बताइए वॉल्यूम ऑफ एटम किसके बराबर? सर मैं इसको स्फेयर मान के चल रहा हूँ, अगर मैं स्फेयर मान के चल रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा 4/3 πr³। 4/3 तो बताइए इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम बनेगा 4/3 πr³, दैट इज आर ऑफ एटम और इसका क्यूब। एंड व्हाट इज आर ऑफ एटम? 10⁻10। अगेन कंपैरिजन जब मैं करूं 10⁻10, तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा फिर? 4/3 पाई देन आर ऑफ न्यूक्लियस और इसका क्यूब, और आर ऑफ न्यूक्लियस कितना चल रहा है 10⁻−15, 10⁻−, तो यहाँ से रेशो निकालने को बोल दूँ तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। लेटर ऑन सवाल की फॉर्म में मैं बता देता हूँ। ओके, ये आ गया इसका तीसरा कंक्लूजन। तीसरा फोर्थ कंक्लूजन इसने ये कहा दैट ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बचेगा, कहता है सर इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं? नाउ दिस पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड, दिस कंक्लूजन ऑफ दिस अचीवमेंट ऑफ रदरफोर्ड हैज ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन when he said that electrons are just like the seeds of watermelon embedded inside the atom. लेकिन according to Rutherford these electrons keep revolving around the nucleus in extranuclear space in fixed circular orbits. In fixed circular orbits, वो limitation इसने overcome कर दिया, ठीक है ना। तो नंबर 4 पॉइंट में क्या लिखूंगा? नंबर 4 पॉइंट में लिखूंगा the electrons keep revolving. The electrons keep revolving in extranuclear space, in extranuclear space around the nucleus, around the nucleus in fixed circular orbits, in fixed circular orbits. very important point, it's very important point, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए रिवॉल्विंग अराउंड दी इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, और कौन से ऑर्बिट्स में? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। सो कुल मिला के इस हिसाब से अगर इसकी पहचान बनाई जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, सही, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस मान के चल लीजिए, उसके अराउंड घूमता जा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसने ये बता दिया, इसी कंक्लूजन में पॉइंट निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में, कहता है इन इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। लेकिन ये बात हमने किस में देखी थी? ये बात हमने जे थॉमसन में भी देखी थी। मैंने ऊपर भी कहा था कि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसने भी ये बात कही कि ये जो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं। इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। वो हल्का पॉइंट ऊपर भी था, नीचे भी मैंने लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड है, उसको ध्यान में रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे। सो ये आ गया आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसके अचीवमेंट्स। अगेन मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर रदरफोर्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और gold foil experiment. He took a source of alpha particles, that is radium, which is present inside the lead blocks, and this whole setup is known as radium gun. He projected those alpha particles, he bombarded those alpha particles, he directed those alpha particles on a very thin gold foil of thickness 100 nanometer, which is present inside a circular moving screen made up of zinc sulfide. और इसी को एनसीईआरटी लिखता है फोटोग्राफिक प्लेट। मैं एक और पॉइंट लिख लेता हूँ, एनसीईआरटी इसको लिखता है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी स्क्रीन पे जब पार्टिकल पड़ेंगे तब जाके स्किंटिलेशन, और वो जो फ्लैश ऑफ लाइट है उसको ऐसा मान लीजिए फोटोग्राफ से कंपेयर कर रही है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पार्टिकल पड़ा होगा, यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे पार्टिकल पड़ा होगा। एनसीईआरटी इसको क्या नाम लिखता है? फोटोग्राफिक प्लेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने जो पॉइंट लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, आफ्टर the bombardment of alpha particles on thin gold foil, they get scattered in different directions, and most of the scintillations were seen just opposite to this of to that of this gold foil. क्यों? क्योंकि 99% of the alpha particles were passed straight.
सो दैट इज वाई स्किन डिलीशन ज़्यादा कहाँ पे हुआ होगा, स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के सामने ज़्यादा स्किन डिलीशन देखने को मिला होगा। अच्छा, क्या ऑब्जर्वेशन इसने यहाँ से किया? सर आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड undeflected. They were passed straight at 0 degree. Less than 1% of the alpha particles, that is its probability were 1 in 8,000. इसकी probability 8,000 में से एक थी। ये जो अनडिफ्लेक्टेड वाले थे ना, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है डायरेक्ट, बट चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी 8,000 में से कोई एक, 8,000 में से कोई वर डिफ्लेक्टेड बाय अ सर्टेन एंगल थीटा, बाय अ स्मॉल एंगल एंड अ वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स, दैट इज 1 in 20,000, 1 in 20,000 वर retrace their path back at 180. They bounced back at 180. They bounced back at 180. Now, what are the conclusions that Rutherford made by the observation of this experiment? So, the first observation that since 99% of the alpha particles were passed undeflected, so there is large empty space inside the atom, known as extranuclear space, and there must be a very heavy mass positive charge body in a very small volume of atom. That is why those alpha particles were getting deflected. So that is why those alpha particles were getting, but the deflection ratio was less than 1%. That is why he said that it is present in a very small volume. क्योंकि 1 से कम % सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उनको ढूंढना पड़ा था किस वॉल्यूम में है, बहुत कम वॉल्यूम में न्यूक्लियस था, ठीक है ना, एंड दैट इज नॉन एज न्यूक्लियस, दैट इज नॉन एज नाउ इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग around the nucleus in extra nuclear space, and there are electrostatic interactions, ठीक है, and the volume or the size of nucleus is negligible as compared to the size of atom. If a comparison is made between atom and nucleus on the basis of their radius, then the radius of atom, if 10 raised to minus 15 meters, then the radius of nucleus will be, the radius of atom is 10 raised to minus 10 meters, then the radius of nucleus will be 10 raised to minus 15 meters. But ध्यान दीजिएगा, this is just a comparison. Otherwise हर एटम का साइज अपना अपना, हर न्यूक्लियस का साइज अपना अपना, लेकिन ये सिर्फ क्या था, एक कंपैरिजन। एक ही एटम के न्यूक्लियस को उसके साइज से अगर कंपेयर किया जाए तो ये रेशो निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद इनके वॉल्यूम्स भी हम इजली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके कुछ लिमिटेशंस रहे सर, कुछ बातें थी जो रदरफोर्ड बता नहीं पाया, या जो उस टाइम पे इस पे एलिगेशंस लगे, तो मैं लिख लेता हूं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। क्या क्या इसके लिमिटेशंस रहे, मैं मोटे मोटे 2 लिमिटेशंस लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला लिमिटेशन, सर जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया उस टाइम पे एक और साइंटिस्ट बहुत फेमस था, मैक्सवेल, ठीक है, क्रिकेटर भी है ये, मैक्सवेल। कौन सा? मैक्सवेल। उसने थ्योरी दिया था, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पहले एक थ्योरी दे रखा था, और वो था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल कहता है, हमेशा वो एनर्जी इमिट करता है, हमेशा वो एनर्जी रेडिएट करता है, हमेशा वो एनर्जी रेडिएट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। सो एट द टाइम व्हेन रदरफोर्ड formulated his model, the Maxwell theory of electrodynamics, the Maxwell put forward an allegation on this Rutherford model that the charge particle whenever present in motion it always radiate energy, and Rutherford said that electrons are always in motion, they always keep revolving around the nucleus. Then according to Maxwell, that electron should lose energy all the time since it is in motion all the time. So a time will come that electron will lose all of its energy and it will fall into the nucleus, it will fall into the and atom will collapse, atom will कुल मिला के स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताने में ये नाकामयाब रहा। तो इसका भारी लिमिटेशन क्या रहा कि सर स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, ठीक है ना। इसको मैं जो मैंने बताया मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मोटा लिमिटेशन इसका यही आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि सर मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है इट ऑलवेज इमिट एनर्जी, इट ऑलवेज इमिट। और रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर आप ऐसा बता रहे हो तो फिर ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन भी तो एनर्जी लूज करना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, और जब एनर्जी खत्म हो जाए तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और जब न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? एटम की स्टेबिलिटी खत्म। स्टेबिलिटी तब तक है जब तक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी है, सही है ना, अदरवाइज स्टेबिलिटी। और ये कितनी अजीब बात है, ध्यान से सुनिएगा कि एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके आसपास घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता, सही है ना। अदरवाइज जनरली आप ऐसा पढ़ते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने वाला डी ब्रॉगली था,
डी ब्रॉगली ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता। अदरवाइज अब जो जनरल बातें पढ़ते हैं वो ये भी है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं, ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी में इस बात को एक्सप्लेन करता है डी ब्रॉगली। मैं लेटर ऑन बता दूंगा क्यों, लेटर ऑन बता दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। अदरवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा चाहेंगे हम मिलें, लेकिन ये मिलते एटम के अंदर ये मिलते नहीं, और मिल जाए तो यूनिवर्स ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो ब्रह्मांड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, कुछ नहीं बचेगा, सबका सब सिंगुलरिटी में आ जाएगा वापस, सबका सब उसी सिंगुलरिटी में आया था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिग बैंग, सब वहीं आ जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल वॉल्यूम से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। हाँ, बिग रे में पढ़ा जाता है ऐसा, कुछ मानते हैं कि बिग रे होगा, जिसको हमारी लैंग्वेज में क़यामत भी बोलते हैं। बिग रे के अकॉर्डिंगली कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, हम नहीं मानते हैं रिलीजियसली, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि जब बिग रे होगा तो वापस वहीं से स्टार्ट होगा, वापस वहीं पे आएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सिंगुलरिटी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं खत्म नहीं होगा, नई शुरुआत होगी। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, दूसरी बात, सर ये स्पेक्ट्रम स्टडी नहीं कर पाया, इसने कोई भी स्पेक्ट्रम स्टडी नहीं किया था, और इसके बाद जब बोहर आया तो बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी किया। सो स्पेक्ट्रम हमने लेटर ऑन पढ़ना भी है, बट लिमिटेशन में अभी मैं लिख देता हूं कि इसने क्या नहीं किया। नो आइडिया अबाउट स्पेक्ट्रम। किसके बारे में आइडिया नहीं था? स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा मान के चल लीजिए एक्सरे, मान के मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं बता भी दूंगा ये क्या होता है, बट मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एलिमेंट्स का एक्सरे मान के चल लीजिए, ठीक है ना। इस बारे में इसको पता नहीं था, इस बारे में इसने स्टडी नहीं किया था, ठीक है। एक और ज़बरदस्त पॉइंट मैं नोट करके लिखता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। सर इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जो ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं वो किस शेप के हैं? सर्कुलर। किस शेप के हैं? मैं ऊपर लिखा था, हाईलाइट करके लिखा मैंने, सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, इस रदरफोर्ड के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम सोमरफेल्ड था। क्या नाम था? सोमरफेल्ड था। एक बार नीट में भी आया है, लेकिन बहुत पहले, ऐसा मान लीजिए तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तब आया था, ठीक है ना। इस सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिटल बताऊँ, ऑर्बिट्स जो हैं ये एलिप्टिकल भी पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं? एलिप्टिकल भी पॉसिबल हैं। कहता सिर्फ सर्कुलर नहीं, ये कैसे हो सकते हैं? तो सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होते हैं। कैसे? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सही, ऐसे वाले, सही है ना। एलिप्टिकल समझते हैं ना आप, ओवल शेप के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कैसे होते हैं? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सर्कुलर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसने कहा कि एलिप्टिकल भी होते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट एनसीईआरटी का, एक और ज़बरदस्त पॉइंट, क्योंकि सर रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उस मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस बीच में था और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस मॉडल को कंपेयर किया जा सकता है हमारे ये जो प्लैनेटरी सिस्टम हमारा है, जिसमें सन सेंटर में है, जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी कि सन इज द सेंटर सोलर सिस्टम का, और इसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जस्ट लाइक द न्यूक्लियस at the center and electrons are revolving around it. So that is why this Rutherford model is also known as planetary model. It is also known as planetary model, ठीक है। तो इसको भी मैं नोट करके लिख लेता हूँ, that Rutherford model is also known as planetary model. ठीक है, समझ जाएंगे प्लैनेटरी मॉडल का क्या मतलब है। जस्ट लाइक और सोलर सिस्टम, सन एट द सेंटर अकॉर्डिंग टू हीलियोसेंट्रिक थ्योरी गिवन बाय कोपरनिकस, एंड अराउंड इट द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है जी। इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। दिस वाज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, इट्स अचीवमेंट्स, इट्स कंक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस, और साथ में क्या थे इसके? लिमिटेशंस थे, ठीक है जी। अच्छा, इस पे बेस्ड कुछ सवाल जो आप बता पाएँ तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे सवाल भी आप कर लेंगे, या यहीं पे बता देता हूँ, देखिए। अच्छा, सवाल आपके पास है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, और इसका ए का वैल्यू दे रखा है। अब देखिएगा ध्यान से, सर अगर एक एटम को उसके न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर किया जाए तो हमने ये देखा कि एटम और न्यूक्लियस में जो कंपेरेटिव साइजेस होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का और 10⁻10 मीटर एटम का। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि हर एक एटम का साइज एक जैसा हो और हर एक न्यूक्लियस का साइज भी एक जैसा हो नहीं सकता। एटम के साइजेस की बात करेंगे चैप्टर 3 में, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, देखिए। टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड इज Rn, that is radius of nucleus, is equal to R0 into a raised to 1/3.
very very important formula, very important formula. The radius of nucleus, radius of will be equal to r naught, will be equal to r naught into a raised to 1 by 3. A raised to what is this a? What is this a? Sir, a is the atomic mass. A is the atomic mass. So a is atomic mass. A is atomic mass. ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सर इसका रेडियस मास पे ही तो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है ना, मैंने अभी कहा था, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, या किसी में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, किसी में 100 प्रोटॉन 100 न्यूट्रॉन, साइज कहाँ सेम हो सकता है? तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है न्यूक्लियस का साइज? ऑब्वियस मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, और मास ही डिसाइड करता है न्यूक्लियस के साइज को। अच्छा, साथ में है आर नॉट, साथ में क्या है? आर नॉट इज अ कांस्टेंट, एंड दिस आर नॉट इट्स का वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है वैसे, लेकिन एक जो जनरल वैल्यू इक्वेशंस में लिया जाता है दैट इज 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर्स। सही है? फर्मी याद आ गया? फर्मी या फेम्टो, 1.2 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर, दैट मीन्स 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज टू -15 मीटर्स। पहले ही पढ़ रखा है हमने, ठीक है। अब लगाते हैं सवाल पे। अब मुझे बताइए, आपको निकालना है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, तो मैं लिखूंगा आर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आर नॉट, कितना ये दिख रहा है मेरे को, तो मैं आर नॉट का वैल्यू पुट करूंगा 1 इंटू 10 रेज टू -15। ये वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है, ये 1.11 से लेकर 1.45 तक रेंज करता है, बट ये वो वैल्यू है जो जनरली इक्वेशंस में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए, व्हाट इज ए? एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास दे रखा है? 27, मैंने लिख दिया 27, और इसका पावर कितना है? 1/3। बहुत बढ़िया, 1/3, ठीक है ना। देखिएगा, सो मैं लिख लेता हूँ 1.2 इंटू 10 रेज टू -15। अच्छा, मुझे बताइए क्या 27 को मैं ऐसा लिखूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, तो मैं लिखूंगा 3 का पावर 3, वही की बात है, 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, वो सेम बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी पावर में कितना चल रहा है? तो 1/3 और 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, कर दिया मैंने कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3। अब बताइए 1.2 इंटू 3, अगर मैं इसको 12 मान के चलूँ तो 12 इंटू 3 36, तो 1.2 इंटू 3 3.6, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू -15, और साथ में मीटर्स, साथ में यह आएगा एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस। सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का अगर रेडियस दे दिया जाए और उसका एटॉमिक मास दे दिया जाए, या पूछ ले और एटॉमिक मास दे दे, या एटॉमिक मास ना दिया हो तो आपको पता भी होता है, जनरली पता भी होता है, तो ये इक्वेशन पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एटम इज, आपको रेशो बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर आपको रेशो बताना है, सो वी नो दैट वी हैव टू गो फॉर द आर ऑफ एन इज टू आर ऑफ एटम, राइट। अच्छा, कितना होता है कंपेरेटिव, कितना होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? 10 की पावर -15 इज टू, ये कितना होता है? सही है, 10 यहाँ से कटे, 10 यहाँ से कटे, इधर कितने बच गए? -5 है ना, 10 कटने के बाद -5 इज टू 1 ना, यहाँ डिवाइड करके लिखो इसको, तो ये आएगा 10 की पावर -15 बटा 10 की पावर -10 -10 कटे, ऊपर -5 बचे, ठीक है ना। तो दिस विल बी द रेशो, दिस विल बी द रेशो। सो आंसर क्या बनेगा? 10 रेज टू -5 इज टू 1, 10 रेज टू -5 इज टू 1, ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उल्टा लिखता तो, अगर एटम इज टू न्यूक्लियस पूछा होता तो फिर 1 इज टू 10 रेज टू -5, 1 इज टू 10 रेज टू -5 रेशो बन जाता, ठीक है जी। बताइएगा जरा, बताइए द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ ये बता दो, पहले मैं यहाँ से पूछता हूँ, ज़रा यहाँ से बता के आंसर करना मेरे को। ये मैंने रेशो लिखा हुआ है, ज़रा मुझे बताइए इस रेशो को देखते हुए न्यूक्लियस का साइज या एटम का साइज न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा, इसको देखते हुए मुझे बताओ एटम का साइज न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा, या एटम का रेडियस न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा, इसको देखते हुए बताओ, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए। बहुत अच्छा, ठीक है ना। अगर एटम और न्यूक्लियस के साइज को मैं कंपेयर करूं या रेडियस को कंपेयर करूं, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि एटम का रेडियस कितना ज़्यादा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, तो मुझे बताइए, अगर इसी को देखना, इसी को उल्टा करके देख रहा हूं मैं, ये किसका रेडियस आ रहा है? एटम, ये न्यूक्लियस, ये किसका? एटम का, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर प्लस में लिख के चलूँ मैं, तो इसका मतलब कि ये वाला जो एटम आपका चल रहा है, इसको उल्टा करो ना, देखो ऐसा देख लो, मैं लिखूँ Rn अपॉन R एटम, ये किसके बराबर आ रहा था? 10 रेज टू -5 अपॉन 1, इतना ही आ रहा था। जरा इसको उल्टा लिखो, अगर मैं लिखूँ R ऑफ एटम अपॉन R ऑफ न्यूक्लियस, बताइए कितना आएगा? 1 अपॉन 10 रेज टू 10 रेज टू -5 ही चलेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -5 गुना कम, सही है। या इसी को उल्टा पढ़ूं तो न्यूक्लियस का साइज जो 5 गुना कम था, 10 की पावर -5 गुना कम था, इसका मतलब एटम का साइज 10 की पावर 5 गुना ज़्यादा, 10 की पावर 5 गुना। और बताइए 10 की पावर 5 गुना ज़्यादा का क्या मतलब है? ये 10 रेज टू 5 कितना होता है?
10⁵ कितना होता है, पढ़िए 1 टेंस में पढ़िए 10⁵ कितना होता है, पढ़ो पढ़ो 1 10 ऐसे पढ़ो ना, कितना होता है 10⁵ कितना होता है, लाख होता है, कितना होता है लाख। इसका मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना ज़्यादा, 1,00,000 गुना ज़्यादा, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ साइज ऑफ एटम इज 1,00,000 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है जी। आइए यहाँ पे बताइए, ये बताइए द वॉल्यूम ऑफ एटम इज डैश डैश टाइम्स ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जो मैंने ऊपर पढ़ा है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। आपको बताना है कि एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस की वॉल्यूम से कितना ज़्यादा होगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बताइए मुझे, जब वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा, मैंने अभी ऊपर लिखा था 4/3 पाई r क्यूब, तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई इंटू r। बता r कितना न्यूक्लियस का, इसका क्यूब लिखते हैं मैंने, इसका क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर वॉल्यूम ऑफ एटम कर दूं मैं, रेशियो तो निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, फिर से सो 4/3 पाई, लेकिन r बदलेगा, अभी r कितना है -10 और इसका क्यूब। बताइए ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, सही। अच्छा कितना बच गया सर, ये बच गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -15, कितनी बार, तो मैं लिखूंगा 10 की पावर -15 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 10 की पावर -15, सही है, डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ एटम 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10। बताइए गिनिए नीचे वाले कितने हैं, बेस से में पावर ऐड करेंगे, ये आएगा 10 10 10 -30, और यहाँ से -30 में कैंसिल करूंगा, और ऊपर से 15 और 15 30 हो गया कैंसिल, कितना बच गया ऊपर सिर्फ 10 की पावर माइनस। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻50, यही है। अच्छा एक काम कर लीजिए, इस वॉल्यूम ऑफ एटम को इधर लेके आइए, जरा इसको रीअरेंज कर लो, बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम को इधर लेके आऊँ और ये 10 की पावर -15 को इधर लेके आऊँ, डिवाइड में आएगा, जरा मुझे बताइए क्या ये आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, इसको इधर लेके गया ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन 10 की पावर माइनस, या इसको ऊपर लेके आऊँ अब मैं, तो कितना बनेगा 10 की पावर 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई, इसका मतलब एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस की वॉल्यूम से कितना ज़्यादा, 10 की पावर 15 गुना ज़्यादा, 10 की पावर, यही रीअरेंजमेंट यहाँ पे कर दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या नहीं किया बताइए, अगर आपको रेडियस ऑफ एटम निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। सो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ये बनेगा रेडियस ऑफ, और इसको ऊपर लेके आऊंगा, कितना बनेगा, ये वही लिखा था मैंने 1,00,000 गुना ज़्यादा, सही है, बात तो सेम ही हो गई, ठीक है। सो कितने टाइम ज़्यादा, 10 की पावर 15 टाइम ज़्यादा, और न्यूक्लियस का कितना कम, 10 की पावर -15 कम, सही है ना, वो आ जाता ना -15 में फिर, लेकिन अभी तो एटम का कंपैरिजन पूछा है, तो कितना आएगा 10 की पावर 15, ये आप समझ जाएंगे ऐसे भी, क्योंकि ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा तो माइनस वाला तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा इसका आंसर। ओके जी, बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोवेस्ट टू हाइएस्ट E/m ratio. Now, what is this E/m ratio? What is this E/m ratio? So this E/m is known as specific charge. This is called specific charge, where E is the charge of particle and m is the mass of particle. So that means charge upon mass ratio. Charge upon इसको लिखते हैं E/m से, E/m से, हमेशा याद रखिएगा, या Q/m भी आप लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। सो E/m रेशो, E/m रेशो, देखिए अप्रोच कैसे करेंगे आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी किस किस के लिए पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मुझे बताइए अगर मैं E/m निकालना चाहूँ इलेक्ट्रॉन का, तो इसका चार्ज बटा मास करना पड़ेगा। बताइए इसका चार्ज कितना, सर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब वैल्यू पुट करते हैं तो पीछे वाला माइनस इंक्लूड नहीं करते हैं हम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इट्स मास, मास इन केजीज 9.1 इंटू 10⁻31, यही था, सही। अब मुझे बताइए प्रोटॉन के लिए कितना आएगा, E/m फॉर प्रोटॉन, सर ये सेम ऊपर वाला वैल्यू सेम, ठीक है ना, चार्ज तो सेम ही होता है, इंटू 10⁻90 डिवाइडेड बाई, ये चेंज हो जाता है और ये कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, यही होता है, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन का बताइए, E/m ऑफ न्यूट्रॉन, सर उसका चार्ज तो जीरो होता है, वो तो काम ही खत्म हो गया, वो तो जीरो हो गया, डिवाइड में कुछ कीजिए ना कीजिए जीरो हो गया, सही है ना,
वो तो आ गया 0। सर इसका मतलब ये है कि सबसे कम तो न्यूट्रॉन का होगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों में आपको वैल्यू नहीं निकालना है, कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं। वैल्यू निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट कंपैरिजन बता रहा हूँ। देखिएगा कंपैरिजन कैसे बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए यहाँ पे डिवाइड में -31 है, डिवाइड में माइनस, यहाँ पे डिवाइड में -27 है, ठीक है। जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे, जरा ए वाले को सॉल्व करेंगे, सिर्फ काम बन जाएगा। तो ये बनेगा 1.6 अपॉन 9.1, यही होगा, मल्टीप्लाई बाई ये 19 और ये 31, मतलब नीचे से 19 कैंसिल हो गए, हुए नहीं हुए? तो बताइए 19 कैंसिल हुए तो कितने बचे? 12 बचे। 19 + 12 31, तो वो ऊपर लेके आऊँगा तो कितना बनेगा? 10 की पावर 12, 10 की पावर इतना ही रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इधर आ जाइए, बताइए इधर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 19 और 19 कैंसिल। अब बताइए यहाँ पे 27 थे, तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है ना, 8 7, ठीक है, 8 बचेंगे तो कितना लिखूंगा मैं? 10⁸। यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? इसके पीछे भी कुछ होगा, फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू फिर भी बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू फिर भी बड़ा है नहीं है? ये 8 है और ये वैल्यू फिर भी बड़ा है। इसका मतलब कि इन तीनों में अगर E/m रेशो को मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आएगा, उसके बाद प्रोटॉन का, और उसके बाद ये कभी भी याद रखना हो तो ऐसे ही याद रखिए जैसे पार्टिकल को याद रखा जाता है, EPN जैसे याद रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पढ़ते भी ऐसे ही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और यही इनका स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर भी बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद ये बन जाएगा ऑर्डर इनका, सही है ना, ये बन जाएगा इनका ऑर्डर। बताइए रदरफोर्ड पे कुछ हल्के सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो विच पार्टिकल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट? ठीक है जी। अब मुझे बताइएगा साथ साथ में, और स्टोरी में बता रहा हूँ, डजेंट मैटर कि जो आपने ऑप्शन टिक किया वो सही तो है, आपको ये पता चल गया, लेकिन जो बाकी थे उनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। मुझे बताइए एक और चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, बीटा पार्टिकल, लिखिएगा ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। सर जब कभी भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उसका न्यूक्लियस हमेशा डिके करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, और जब उसका न्यूक्लियस डिके करता है तो ये हमेशा डिके होता है और कुछ और एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन साथ साथ में रिलीज करता है या तो अल्फा रेज, या तो बीटा रेज, या तो गामा रेज, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। और ये रेडियो एक्टिविटी जो कि बैक्वेरल ने डिस्कवर की थी, बैक्वेरल के नाम पे है ये, जिसमें बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मैरी क्यूरी का भी था, या पैरी क्यूरी का भी था, दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, जरा ये बताइए मेरे को। सर अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज हीलियम+2, सही है ना। तो इसका मतलब इन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज, कैसा? नेगेटिव। एंड दिस गामा रेज आर EMR रेडिएशंस, न्यूट्रल रेज जस्ट लाइक एक्सरे, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब देखिए इससे एक और पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, मुझे बताइए। ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सर अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे? नेगेटिव वाले की तरफ, और नेगेटिव वाला कैथोड होता है, नेगेटिव वाला, तो ये कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे? दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एनोड से रेपेल होंगे ना, ठीक। और ये वाले एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कैथोड से रेपेल होंगे, और इनको फील्ड इफेक्ट नहीं करता, इनको फील्ड इफेक्ट नहीं करता, ध्यान रखिए, इनको फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। ये लिख दिया। न्यूट्रॉन्स आपको वैसे भी पता है, ठीक। बताइए दूसरा बताइए, सी 1000 एटम थिकनेस, मैंने कल भी कहा था, मैंने ये कहा था कि जो आपका थिन गोल्ड फॉइल था उसका थिकनेस था 100 नैनोमीटर, कितना? और 100 नैनोमीटर कोई भी ऑप्शन नहीं है, और 100 नैनोमीटर बराबर होता है 1000 एटम्स की थिकनेस के, 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर होता है, ठीक है जी। बताइए नंबर 4, ओके। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है ना। सो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, ड्यू टू मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। बताइए नीचे। Obviously, this is one of the biggest limitation of Rutherford. That is, he was unable to explain the stability of atom. Stability of atom ये नहीं बता पाया, ठीक। करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। बताइए।
शाबाश. Which observation from the gold foil experiment led to the conclusion that nucleus is positively charged? Nucleus is positively charged. ठीक है जी. पहला ऑप्शन क्या बोलता है? मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल. ये तो कोई सेंस नहीं बन रही इसकी. ठीक है. सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल. ठीक है. ओके. अल्फा पार्टिकल्स लॉस्ट देयर एनर्जी पासिंग थ्रू द फॉइल. एनर्जी की बात नहीं हुई थी. ठीक है ना. अल्फा पार्टिकल्स वर एब्जॉर्ब्ड बाय द गोल्ड एटम्स. बाय द गोल्ड एटम्स. ठीक है ना. अब देखिएगा ध्यान से. सर एब्जॉर्बेशन तो हुआ नहीं था. एब्जॉर्ब तो किए नहीं थे रिपल्शंस. क्या थे? रिपल्शन से. लेकिन रिपल्शन वाला ऑप्शन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट बैठे, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं उस तरीके का. तो फिर इस तरीके का ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का मतलब उनका रास्ता चेंज कर लिया था, वहीं पे नहीं रखे थे, देर बाद कहीं दूसरे रास्ते से छोड़ दिया उनको. ठीक है ना. लेकिन इनमें से स्टेटमेंट एक भी करेक्ट नहीं लग रहा. अदरवाइज लॉजिकली एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा है इसमें से. ठीक है ना. ध्यान दीजिएगा. अच्छा ये बताइए, रदरफोर्ड मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन. रदरफोर्ड मॉडल वॉज अनेबल टू, ये नहीं ये दूसरे वाले का है कहीं. ये देखिए ये वाला सॉरी. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द एटम कंसिस्ट ऑफ a dense nucleus surrounded by electrons in circular orbits. सही है ना. तो देखा था आपने अभी. ठीक है ना. कम कर लो, इसको कट कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे को सही नहीं लग रहा. इसको भी कट कर लो. इसमें सही एक ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा. इसमें एक ऑप्शन भी सही नहीं, स्टेटमेंट एक भी सही नहीं रखा है. ठीक है ना. इसको भी कट कर लो. ठीक है. अच्छा ये बताइए, ये बहुत ज़बरदस्त है. जो इसका आंसर करेगा वो खतरनाक. जिसका आंसर करेगा वो है खतरनाक. शाबाश. सवाल ये है कि अल्फा पार्टिकल जब हैवी न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो कौन से फोर्सेस हैं जो अल्फा पार्टिकल प्राइमरली एक्सपीरियंस करता है. शाबाश. कौन सा फोर्स उस पर लगता है. ये तो आपको भी पता है रिपल्शन होता है. ये तो आपको भी पता है कि रिपल्शन हो, क्योंकि पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव न्यूक्लियस पे. बस आपको ये बताना है कि कौन से फोर्सेस हैं, कौन सी कैटेगरी. आपको पता है मोटे मोटे 4 ही फोर्सेस हैं आपके, है ना. और वो चारों के चारों नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं, बस 3 नाम दे रखे हैं. और उनमें से एक नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का मतलब जब कभी भी पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. दैट इज फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जिनका आप अट्रैक्शन या रिपल्शंस पढ़ते हो. ठीक है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आएंगे. किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में. ठीक है जी. बताइए. समझ पा रहे हैं? मुझे थ्योरी है, जिसका लिमिटेशन था. मैंने अभी कहा था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी कि एक्सेलरेट चार्ज जब भी करेगा वो कंटिन्यूसली रेडिएट करता है एनर्जी को. तो ऐसा क्या था इसमें कि ऐसा नहीं हो पा रहा था. ठीक है ना. यही था ना. तो अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन वुड इवेंचुअली फॉल इन द न्यूक्लियस मेकिंग एटम अनस्टेबल. ठीक है. तो देख लिया आपने. ओके नाइस. ये बताइए, इनकरेक्ट बताना. गलत कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली डी. ये कहाँ कंपेरेबल साइजेस के थे? निग्लिजिबल था एटम न्यूक्लियस तो उसकी तुलना में. इनको तो कंपेयर भी नहीं कर सकते थे. हमने किया, लेकिन इसने लिखा कंपेरेबल का मतलब होता है आसपास वाले साइज के, या कंपेरेबल का मतलब होता है आसपास वाले साइज के. लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन था ही नहीं. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत. और गलत वालों पे आपको टिक करना. बाकी सब सही थे. सोचने मत बैठिए कि यहाँ पे डेफिनेट ऑब्वियस है. फिक्स्ड मैंने लिखा था. फिक्स्ड का मतलब वही डेफिनेट था. फिक्स लिखा था वही डेफिनेट था. ठीक है ना.